सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। और सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान इजराइल जंग की। दरअसल इस भीषण टकराव में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने न सिर्फ ईरान की परमाणु और सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया है, बल्कि ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारियों की भी हत्या कर दी है। वहीं बात अहमदाबाद विमान हादसे से सबक को लेकर करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की एहतियातन बरती जा रही सतर्कता की बात करेंगे और साथ ही मौसम का अपडेट क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और चलते चलते बात होगी आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में अफसरों की मनमानी की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहले हम रिपोर्ट की बात करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर जंग तेज हो चुकी है। भीषण टकराव से भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने न सिर्फ ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया है, बल्कि ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारियों की भी हत्या कर दी है। इजरायली हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बघेरी और ईरान के एलिट फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी भी मारे गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन। पश्चिम एशिया में हिंसक संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने पहले गाजा पट्टी में जमकर रक्तपात किया और अब इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया है। इस सैन्य अभियान के तहत इजराइल ने ईरान में गोलीबारी की। परमाणु संयंत्रों पर इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हमारे देश पर हमले की इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और जो इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करने के लिए है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि खतरा कम नहीं हो जाता। ईरानी खतरे को कम करने के लिए जितने दिन लगेंगे यह ऑपरेशन उतने दिन जारी रहेगा। इजराइल पर ईरान का पलटवार। परमाणु संयंत्रों पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हमारे देश पर हमले के इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी और कहा कि इजराइल के हाथ खून से सने हैं। उसने हमारे देश में अपराध किया है। आवासीय केंद्रों पर हमला करके इजराइल ने अपनी दुर्भावना उजागर कर दी है। इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हमले के बाद तेल के दामों में भारी उछाल। अचानक 7% बढ़ गए तेल के दाम, जो इस महीने में सबसे अधिक। कच्चे तेल का वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $4.60 यानी कि 6.63% बढ़कर $73.96 प्रति बैरल पहुंच चुका है। यह 27 जनवरी के बाद सबसे अधिक है। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $4.99 या 7.33% बढ़कर $73.3 प्रति बैरल पहुंचा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ये पहली बार है जब कच्चे तेल की कीमतें इतनी बढ़ी और उछाल में आई। तेल की बढ़ी कीमत चिंताजनक है और इजराइल का कहना है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ लंबी मुहिम चलाएगा। भारत में बढ़ सकती है तेल की महंगाई। बता दें कि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा प्रभाव महंगाई पर पड़ता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और भारत की अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है और यह अपनी घरेलू जरूरत के 85% से अधिक हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है। यह सऊदी अरब, इराक, UAE जैसे मध्य पूर्वी देशों से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। अगर ईरान ने होर्मुज की खाड़ी से तेलों की आवाजाही पर रोक लगाई तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी। तेल के दाम बढ़ने से यातायात सेवाओं के दाम बढ़ेंगे और हर क्षेत्र में परिवहन की आवश्यकता होती है, जिससे सभी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं।
आपको बता दें कि होर्मुज की खाड़ी 8 द्वीपों से मिलकर बना समुद्री रास्ता है, जिसके 7 द्वीपों पर ईरान का नियंत्रण है और खाड़ी के एक तरफ अमेरिका समर्थक अरब देश है तो दूसरी तरफ ईरान है। इस खाड़ी में 2 समुद्री रास्ते हैं, जिससे जहाजों की आवाजाही में आसानी होती है। ये खाड़ी तेल व्यापारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर और जहाज गुजरते हैं। इसी रास्ते से होकर एशिया, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अन्य बाजारों में मध्य पूर्व का तेल पहुंचता है। दरअसल 2023 में हर दिन इस खाड़ी में 2.9 करोड़ बैरल तेल गुजरा, जो कि दुनिया की पेट्रोलियम खपत का 20% हिस्सा है। इसके अलावा 2023 में ही इस रास्ते से 8 करोड़ प्राकृतिक गैस LNG का परिवहन हुआ था। ईरान और इजराइल में क्यों है दुश्मनी? आपको बता दें कि 1979 तक ईरान और इजराइल एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ तब उससे अरब देशों से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ईरान ने इजराइल को 1950 में मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, सैन्य और तेल व्यापार संबंध भी थे। 1970 के दशक तक दोनों के रिश्ते मजबूत थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और तत्कालीन सत्ता आ गई। आखिर अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी शिया इस्लामी गणराज्य बना। इसके बाद ईरान ने इजराइल को शैतान घोषित कर दिया और कहा कि इजराइल को खत्म कर देना चाहिए। तभी से दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। लगता है अब देश की धार्मिक यात्राओं में भी हवा में झूलती जिंदगियों का खतरा सामने आ रहा है। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के दौरान एक के बाद एक हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्षी पार्टियों ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 8 मई से 7 जून तक हुए 4 हेलीकॉप्टर हादसों की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीसीए ने सोमवार को सख्त कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की सर्विस दे रही 9 एविएशन कंपनियों में से एक केस्ट्रल एविएशन की सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही चारधाम यात्रा के लिए अब हेलीकॉप्टर सेवा दे रही कंपनियां मनमर्जी से टेक ऑफ नहीं कर सकेंगी। इनकी उड़ानों में 35% तक की कटौती की गई है। डीजीसीए ने उड़ानों में ये कटौती केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही एविएशन कंपनियों पर लगाई है। 25 से 35% तक उड़ान कम करने की कैपिंग की गई है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को सबसे कम किया गया है। वहीं विपक्ष सरकार पर लगातार सवालिया निशान करते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तैयारी कम, दिखावा ज्यादा नजर आ रहा है। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जब तक हेलीकॉप्टर ना गिरे तब तक सरकार की नजर उठती ही नहीं है। इसमें सरकार करेगी। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। ये सरकार को कोई रणनीति बनानी थी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले बनानी चाहिए थी, ताकि जो लगातार जो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं इसे बचा जा सकता था। लेकिन सरकार ने तो कोई रणनीति बनाई नहीं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जो है व्यवसाय करते हैं। आज ही हमारे एक साथी आए थे, मैंने पूछा चारधाम यात्रा कैसे चल रही? उन्होंने कहा सब बेकार चल रही। मैंने कहा क्यों? कि अब तो लोग ऐसा है कि क्या नाम 2-2 ड्राइवर लेके आ रहे हैं, वो जो सीधे ले जाते हैं और सीधे वापस ले आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश। तो हमारा व्यवसाय तो चौपट हो गया है। कोई सरकार ने रणनीति नहीं बनाई, कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। चारधाम यात्रा भगवान भरोसे चल रही है, सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं।
दुखद जो है घटना हुई और मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। एक ही व्यक्ति उस पूरे प्लेन क्रैश में जो है बचे हैं भगवान की दया से, और कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार की तरफ हमारी संवेदनाएं हैं, और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि मृतकों को अपने प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान देने का कार्य करें। बिल्कुल सही बात आपने कही कि चार धाम यात्रा के दौरान जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स जो हैं कभी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है और एक क्रैश भी हुआ था, और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अभी एक हफ्ते पहले भी आपने देखा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बच गया, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराएगी। वो एक बहुत बड़ी जो दुर्घटना थी वो होते होते भगवान की कृपा से बची है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि मानकों का ख्याल जो है रखना बहुत जरूरी है। वहीं उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देना है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को चारों धामों का आशीर्वाद मिले, और हाल ही में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई भगवान का आशीर्वाद था कि 6 लोग सुरक्षित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सेफ्टी ऑर्डर होना चाहिए। कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी है वो कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल कर रहा है वो सुरक्षित रहे और चारधाम यात्रा पर कोई बात ना आए, जिससे आगे आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई असर पड़े। नहीं, देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, इसमें समस्या आई, भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहे और हमारी चारधाम यात्रा पे कोई ऐसा बात ना है जिससे कि आगे आने वाले श्रद्धालुओं पे असर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये विमान दुर्घटना में हताहत हुए जितने भी उसमें नरसंहार हुआ, उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और उसके उपरांत मैं एक ही शब्द से कहता हूं कि इस प्रकार के हादसों की सबसे पहले जांच होना सुनिश्चित होना चाहिए, और जांच में ये निर्धारित होना चाहिए कि कमी किस बात की है और क्या कारण है जिससे ये हादसे हुए हैं, ताकि जनता को इसका विश्वास बने रहे कि नहीं, ये आम बात नहीं है। और जहाँ तक उत्तराखंड में ये जो हेली क्रैश हो रहे हैं, वहाँ पर हमने पहले ही ये बात कह दी है कि इनको एक ज़्यादा यात्री या ज़्यादा पैसा कमाने के होड़ में ये दुर्घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हम सरकार से और सरकार के बाद जो हेली सेवाओं से जो अनुबंध है, उन अनुबंधों के आधार पर ये मांग करेंगे कि उनको कम से कम जो उनका वीकली मेंटेनेंस है, हावरली मेंटेनेंस है, उसका समय मिलना चाहिए। जो पायलट हैं जो लगातार जो है 10-10 घंटे जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको रेस्ट मिलना चाहिए। इसी प्रकार से सभी जो हवाई हादसे हैं उनको रोका जा सकता है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की घटना हो या उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जो हेली सेवा चलती है उसके हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की बात हो, बहुत ही दुखद घटनाएँ हुई, लेकिन दुर्घटना रोकना किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन दुर्घटना किसी लापरवाही के कारण हो रही हैं तो उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ लिया है, और उन्होंने सभी हेली जो सेवाएं ऑपरेटर जो उत्तराखंड चारधाम में जो अपनी सेवाओं को चलाते हैं उनकी, और DGCA और जो एजेंसी इसको देखती हैं उन सभी की मीटिंग उन्होंने ली, और बड़े सख्त निर्देशों के साथ उन्होंने सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
केदारनाथ, बद्रीनाथ या अन्य धामों में चल रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के कुछ पहलू पॉजिटिव भी हैं और कुछ निगेटिव भी। अगर हम पर्यावरण के हिसाब से देखेंगे तो ये पाएंगे कि केदारनाथ या किसी भी हिमालय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करते हैं तो पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता, परंतु हम आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो ये बात सही है। साथ ही उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विस के दौरान एक एजेंसी के पास लगभग 30 से 40 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही अलग अलग ग्राउंड स्टाफ और बहुत सी गतिविधियां आर्थिक रूप से होती हैं, जो कि एक रोजगार का साधन भी है। अब सवाल ये है कि चारधाम यात्रा के दौरान हर हादसे के बाद बस मीटिंगें और आश्वासन मिलते रहेंगे या श्रद्धालुओं की जानमाल को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक अहम ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। देश में मानसून 29 मई से मुंबई छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर रुका है। साउथ और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। यहां तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है। वहीं हरियाणा के 9 जिलों में दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये मौसम के अपडेट पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी और लू से पूरा उत्तर भारत बेहाल है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज गर्मी से झुलस रहे हैं। दिन के साथ रातें भी गर्म होने से उमस बढ़ी है। राजस्थान, पंजाब हो या हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों का लगभग 1/3 हिस्सा भीषण गर्मी से झुलस रहा है। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को अब भी लू से राहत नहीं मिलती दिख रही है। हालांकि यूपी के 5 जिलों में लू का प्रभाव काफी कम हो गया है, लेकिन अब भी 20 जिलों में लू के आसार बने हुए हैं। राज्यों के मौसम का अपडेट। उत्तर प्रदेश 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 14 जिलों में हीट वेव। पिछले 24 घंटे में 30 जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मध्य प्रदेश 15 और 16 जून को भारी बारिश का अलर्ट, ग्वालियर समेत 12 जिलों में अभी लू का प्रकोप। छत्तीसगढ़, रायपुर, दुर्ग समेत 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। धमतरी, महासमुंद में तेज रफ्तार हवाओं का जोर। राजस्थान 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 22 जिलों में लू की चेतावनी। हरियाणा राज्य में तापमान 47 डिग्री पार, 9 जिलों में हीट वेव का असर, 3 जिलों में बारिश के आसार। पंजाब 8 जिलों में लू का अलर्ट, तापमान 46 डिग्री पार, 24 घंटे में आंधी बारिश की संभावना। बिहार अगले 48 घंटे हीट वेव से राहत नहीं, 17 जिलों में येलो अलर्ट। 15 जून से यूपी में मिलेगी गर्मी से राहत। लगातार खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, उरई, गोरखपुर और रायबरेली समेत कई प्रमुख जिलों में तापमान का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बता दें कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई जिलों में हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में अधिकतम तापमान औसतन 44 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज किया गया, जबकि कई स्थानों पर दिन का तापमान भले ही 42 से 44 डिग्री हो, पर गर्म हवाओं और हवा में बढ़ती नमी के कारण महसूस होने वाला तापमान यानी हीट इंडेक्स 48 से 50 डिग्री तक चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, विशेष रूप से पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप बरकरार रहेगा। वहीं पूर्वानुमान के मुताबिक 15 जून से पश्चिमी और पूर्वी यूपी दोनों में बूंदाबांदी और आंधी तूफान जैसी गतिविधियों की शुरुआत हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। विशेष रूप से पूर्वांचल के 35 जिलों, जिसमें गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती आदि शामिल हैं। यहाँ पर तेज हवाएं, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यूपी के इन जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी। लखनऊ में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब, हीट इंडेक्स 49 डिग्री सेल्सियस। कानपुर में तापमान 44 डिग्री पार, लू की स्थिति बरकरार।
वाराणसी, प्रयागराज झुलसा देने वाली लू, तापमान 44 डिग्री सेल्सियस। बांदा, झांसी, उरई, बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। गोरखपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार, भारी उमस और गर्म हवाएं। आपको बता दें कि यूपी के तमाम इलाकों में लोगों को सुबह से ही घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर के समय सड़कें लगभग सूनी नजर आती हैं और ज्यादातर लोग ठंडे स्थानों पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बार गर्मी के प्रचंड रूप लेने के पीछे 2 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। गर्म हवाओं के साथ वातावरण में नमी के चलते हीट इंडेक्स काफी बढ़ गया है। दरअसल हवा से पसीना सूख नहीं पाता, जिससे शरीर ज्यादा गर्म महसूस करता है। इसके अलावा जून के मध्य तक मानसून की सक्रियता उत्तर भारत में अपेक्षाकृत कम रही है। इस कारण वर्षा नहीं हो रही, जिससे धरती की सतह और वातावरण लगातार तप रहा है। गर्मी से बचाव के लिए क्या करें? दोपहर के वक्त धूप में निकलने से बचें, खूब पानी पिए, शरीर को हाइड्रेट रखें, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहने। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं विशेष सतर्कता बरतें। आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलें। लू के लक्षण जैसे सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, त्वचा में जलन हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 25 जून तक उत्तर पश्चिम भारत में पहुंचेगा मानसून। बता दें, मानसून 25 जून तक दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत पहुंचेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून इस हफ्ते रफ्तार पकड़ सकता है। अनुमान है कि मानसून 25 जून तक उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेगा। बता दें कि केरल में 24 मई को मानसून पहुंचा था। ये अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून इतनी जल्दी आया हो। 2009 में मानसून 9 दिन पहले पहुंचा था। वहीं पिछले साल 30 मई को दस्तक दी थी। कर्नाटक के हुबली में गुरुवार को भारी बारिश होने की जानकारी मिली है। इससे कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में गुरुवार को अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने से 5 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। एमपी के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में अफसरों की मनमानी चल रही है, लिहाजा सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं भ्रष्टाचार की शिकार हो रही हैं। एक खास रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में अफसरों की मनमानी के चलते सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। आलम यह है कि लाखों रुपए की लागत से हो रहे निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। आलम यह भी है कि प्रदेश में सरकारी कार्यों में हर जगह भ्रष्टाचार का माइक जाल पांव पसार चुका है और प्रशासनिक व्यवस्था की जड़ों को दीमक चाट रहा है। बता दें कि भ्रष्टाचार उजागर करने के मामले में भी सिर्फ छोटी मछलियां सामने आ रही हैं, जबकि असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं। डिंडोरी जिले के करंजिया विकास खंड के दवा ढोंगरी ग्राम पंचायत में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के सरपंच ईश्वर टेकाम बताते हैं कि ठेकेदार उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण में मानक के विपरीत घटिया सामग्री का उपयोग कर भवन निर्माण करा रहे हैं। धौड़ ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। इसकी लागत 65 लाख रुपए है। कैसा निर्माण हो रहा है? पूरी तरह से घटिया निर्माण हो रहा है सर जी। क्या कैसा बनना चाहिए? जो डीपीआर है, डीपीआर के हिसाब से ही काम होना चाहिए, क्योंकि ये अस्पताल डबल फ्लोर का है। क्या क्या गड़बड़ी आपने देखी है? मैंने ये जो बीम डली है नीचे, उसमें 10 mm का राड डला हुआ है, 4 रेड से बीम कसी है, और क्या बोलते हैं रिंग जो डाला हुआ है 1 फीट में डाला हुआ है। अभी क्या क्या गड़बड़ियां पाई जा रही हैं? जो बेस डला हुआ है, इसमें बेस में कुछ नहीं है सर। 12 mm के राड से कॉलम खड़ा हुआ है। कितने का रहना चाहिए? ये 16 का रहेगा, 16-12 का। आप तो सरपंच है, बोला नहीं आपने? मैंने बोला है सर, तो वो क्या है बोल रहे थे कि नहीं, सरपंच जी बोले हम आपको समझ लेंगे। कौन बोला था? वो ठेकेदार का मुंशी है, वो सुपरवाइजर, उनके द्वारा बोला। आपके गांव में बन रहा है, आपको तो फायदा होता है ग्रामीणों को? बिल्कुल ग्रामीणों को फायदा होगा सर। घटिया कर रहा है, घटिया निर्माण हो रहा है।
आपको बता दें कि धवा डोंगरी ग्राम पंचायत में एनएचएम के तहत 65 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार चोरी की बिजली से निर्माण कार्य करा रहा है। उसने एक ग्रामीण के घरेलू बिजली मीटर से कनेक्शन लिया है, जबकि सरकारी निर्माण में बिजली विभाग से टीसी कनेक्शन लेना अनिवार्य है। क्या बन रहा है यहाँ? आप देख रहे हैं